हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए लेके आए क्वथनांक उन्नयन का एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम बात करेंगे हिमांक अवनमन की। अब देखिएगा, क्वथनांक उन्नयन का एक न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। न्यूमेरिकल को पहले एक बार पढ़ते हैं। बेंजीन का जो क्वथनांक दे रखा है 353.23 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे पता होना चाहिए बेंजीन जो है ब्लैक होता है ना, तो ब्लैक का क्वथनांक कितना है 353.23 केल्विन। एक अवाष्पशील लेके 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलियन का क्वथनांक कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। हमने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन के अंतर्गत कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलियन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। विलियन का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, विलेय का अनुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलेय का अनुभार। तो सबसे पहले तो देखो हम क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्वथनांक उन्नयन को कैसे निकालते थे, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है, विलियन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो प्रश्न को पढ़िएगा, बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है 353.23 केल्विन। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन है क्या। बेंजीन शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक दे रखा है वो कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। यानी कि टीबी नॉट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 353.23 केल्विन। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलियन का जो क्वथनांक है वो कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। यानी कि विलियन का जो क्वथनांक है वो 353.23 केल्विन से कितना हो जाता है, सॉरी, जो विलियन का जो क्वथनांक है वो कितना हो जाता है 354.11 केल्विन। तो देखो, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था, सॉरी, विलियन का जो क्वथनांक था वो तो कितना था 354.11 केल्विन, है ना। ओके, और जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था वो कितना था 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन। जब हम 354 में से 354.11 केल्विन में से 353.23 केल्विन घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.88। ओके, अब देखो अब इसके बाद देखते हैं, एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को, यानी अवाष्पशील विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.80 ग्राम। कितना दे रखा है 1.80 ग्राम। और जो बेंजीन का जो द्रव्यमान दे रखा है, बेंजीन क्या है यहाँ पर, ब्लैक है। जो बेंजीन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 90 ग्राम। कितना दे रखा है 90 ग्राम। ओके, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में के बी की वैल्यू भी इसने दे रखी है ना। के बी की जो वैल्यू है वो भी इसने दे रखी है। कितनी दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। बेंजीन के लिए के बी की वैल्यू इसने लिख रखा है। बेंजीन के लिए के बी बराबर 2.53 किलो केल्विन, सॉरी, किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, केबी की वैल्यू उसने दे रखी है 2.53। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टी है बराबर, केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, केबी की वैल्यू दे रखी है 2.53। ओके, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.80 इंटू 1000। और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है 0.88 और डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 90 ग्राम। जीरो से जीरो कैंसिल, इधर भी दो, यहाँ पर भी देखो दो संख्या छोड़ करके पॉइंट है और यहाँ पर भी दो संख्या छोड़ करके पॉइंट है ना। 9 दूना 18, तो ये पॉइंट 2 बार कट जाएगा, है ना। अच्छा, इसको काट देते 4 के पहाड़े से, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 22 बार कट गया। और 100 को 4 के पहाड़े से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 25। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 22 को काट देते हैं
11 के पाड़े से, तो 11 दूना 22, और यहाँ पर आ जाएगा 11 दूना 22, कितना बचा 33, तो 11 तिया 33, 23 बार ये कट जाएगा। तो देखो डेल यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 0.2 इंटू 25/2। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 57.5 के समथिंग। लेकिन 57.5 किसके नजदीक है, 58 के लिए है ना। तो जो 57.5 है ये किसके नजदीक है, 58 के। तो हम इसको लिख देते हैं 58। सॉरी यहाँ पर एम बी, यहाँ पर क्या आएगा एम बी। ओके, गलती से मैंने डेल्टा टी एफ लिख दिया था, यहाँ पर आएगा आपका एम बी, है ना। एम बी यानी कि जो विलेय का जो अनुभार है वो कितना आ गया आपका 58 ग्राम। विलेय का जो अनुभार है वो कितना आ गया 58 ग्राम। कौन सा विलेय, अवाष्पशील विलेय का जो अनुभार है वो कितना आ गया 58 ग्राम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवाष्पशील विलेय का अनुभार 58 ग्राम है। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हिमांक अवनमन की। देखिएगा हिमांक अवनमन जो हमारा तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म है, कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है, तीसरा, हिमांक अवनमन। अच्छा, हिमांक अवनमन को समझने से पहले हम हिमांक के बारे में जानते हैं। हिमांक क्या होता है, हिमांक को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मैं परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं हिमांक को। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन को सुनिएगा। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। इस लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ध्यान दीजिएगा। द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का क्या होता है, वाष्प दाब समान होता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। उस द्रव का हिमांक कहलाता है। हिमांक का नॉर्मली मतलब होता है जमना, हिमांक कहलाता है। अब देखिएगा हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अच्छा, हिमांक अवनमन जो है काफी क्वथनांक उन्नयन से मिलता जुलता है ना। तो हमने देखा था जब क्वथनांक उन्नयन का हमने ग्राफ खींचा था, तो वहां पर क्या देखा था कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, ध्यान दीजिएगा, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध ब्लैक के वाष्प दाब से क्या होता है, विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध ब्लैक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारा विलयन है, ये क्या हमारा विलयन। और विलयन जो है कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है ना। और ये हमारा क्या है, विलायक, ये हमारा क्या है, विलायक। ओके, और विलायक जो है ये भी कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्रव विलायक। इधर हम क्या लेंगे, वाष्प दाब को, इधर हम किसको ले रहे हैं, वेपर प्रेशर को, और इधर हम किसको ले रहे हैं, टेम्परेचर को, तापमान को ले रहे हैं। ओके, इधर जा रहे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर जा रहे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो द्रव विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, जब हमने आपको क्वथनांक उन्नयन समझाया था। मैं यहाँ पर एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। मैं एक और ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये आपका ठोस विलायक का, ये जो आपका हिमीकृत विलायक बोल देते हैं या फिर ठोस विलायक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं,
ठोस विलायक। ओके, आप देखिएगा डेफिनेशन को समझिएगा इसको। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है ना, उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक। ओके, जैसे देखो हिमांक की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं। हिमांक की प्रक्रिया में ये होता है, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस पॉइंट पर देखो, ये तो आपका द्रव हो गया और ये क्या हो गया, ठोस। द्रव और ठोस का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पर द्रव और ठोस का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो लाइन है किसकी है, विलायक की, है ना। ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, द्रव विलायक की। तो ये द्रव विलायक का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। ये द्रव विलायक का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। ओके, तो देखो द्रव विलायक और ठोस विलायक का वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर द्रव विलायक और ठोस विलायक का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये इस विलायक का क्या कहलाएगा, ये इस विलायक का कहलाएगा हिमांक। देखो डेफिनेशन भी इसी बात को कह रही है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान, वह उस द्रव का क्या कहलाता है, वह उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ओके, अब हम जानते हैं कि विलियन का जो वेपर प्रेशर होता है, विलियन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से कम क्या होता है, कम होता है। इसलिए विलियन जो होता है, विलियन कम टेम्परेचर पर ही जम जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो विलियन विलियन की जो लाइन है, ये ठोस विलायक की लाइन को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका विलियन का हिमांक। क्या हो जाएगा, विलियन का हिमांक। और इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा। इस डिफरेंस को बोलेंगे हम डेल्टा टीएफ। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा टीएफ, है ना। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विलायक का वाष्प दाब। और ये किसका वाष्प दाब हो गया, ये विलियन का वाष्प दाब। और ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, है ना। ये हो जाएगा द्रव विलायक और विलियन के वेपर प्रेशर में डिफरेंस, है ना, द्रव विलायक और विलियन के वाष्प दाब में अंतर। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू जितनी अधिक होगी, डेल्टा पी की वैल्यू जितनी अधिक होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी उतनी ही अधिक होगी, है ना। और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि शुद्ध विलायक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नॉट है तथा विलियन का हिमांक टीएफ हो तो हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो देखो डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, हिमांक में कमी कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम को, है ना। तो ज्यादा जो क्वथनांक, ज्यादा हिमांक जो है वो किसका है, ज्यादा हिमांक है आपका विलायक का, है ना। तो विलायक के हिमांक में से किसको घटा देंगे, विलियन के हिमांक को। ओके, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये अंतर निकल जाएगा, है ना। अब मैं कह सकता हूँ चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि जो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टीएफ के, यानी कि वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी, वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी, हिमांक अवनमन की वैल्यू भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। मतलब हिमांक भी उतना ही क्या होगा, अधिक, हिमांक भी जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा। ओके, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू जितनी अधिक होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी उतनी ही अधिक होगी, है ना। चित्र से स्पष्ट है, ये डिफरेंस जितना अधिक होगा, ये वाला डिफरेंस भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीएफ, है ना। और राउल के नियम के अनुसार हमने पढ़ा था, राउल के नियम से कि जो वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेय की मोल भिन्न के, इसके होता है डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेय की मोल भिन्न के। तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, है ना। तो प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्थिरांक लगा दिया के। ओके, क्या लगा दिया, के। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे की चीजों को लिख सकूं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं
XB की वैल्यू हमने वहां पर क्या रखी थी, XB की वैल्यू हमने देखो XB बराबर क्या होता है, XB बराबर विलेय की मोल भिन्न। तो XB बराबर क्या होगा हमारे पास, XB बराबर होगा NB अपॉन NA प्लस NB। मोल भिन्न के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहां पर जाके आप मोल भिन्न की वीडियो को देख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूँ तनु विलयनों के लिए, यानी कि विलयन आपका कैसा तनु है, तो तनु विलयनों के लिए Na बहुत अधिक होगा Nb से। ओके, यानी कि तनु विलयनों में जो विलेय के मोल्स की संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। तनु विलयन में विलेय के मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं Na प्लस Nb, इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, Na के बराबर मान सकते हैं। तो Xb बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, Nb अपॉन Na। ओके, तो Nb की वैल्यू मैं रख देता हूँ, Nb की वैल्यू क्या होती है, Wb अपॉन Mb। Na की वैल्यू क्या होगी, Wa अपॉन Ma। ओके, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, Wb यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, Wb यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और Mb यहाँ पर क्या है, विलेय का अणुभार। इसी प्रकार देखिएगा Mb क्या है यहाँ पर, सॉरी, इसी प्रकार यहाँ पर देखो Wa क्या है, विलायक का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, Wa क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और Mb क्या है, विलायक का अणुभार। ओके, ठीक है, तो मैं ध्यान दीजिएगा आगे, डेल्टा टी एफ हमारे पास देखो एक इक्वेशन आई थी, डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी। तो डेल्टा टी एफ के एक्स बी की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, देखो एक्स बी की जगह पर क्या रख देता हूँ मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और ध्यान दीजिएगा चौथी संख्या जो है वो पहली संख्या से गुणा हो जाएगी, और जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से गुणा हो जाएगी। तो डब्ल्यू बी इंटू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू क्या आ जाएगा, एम ए, और एम बी इंटू क्या आ जाएगा, एम बी इंटू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। ओके, है ना। अब ये चीज क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज हमने आपको बताई थी क्वथनांक उन्नयन में भी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोललता। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोललता। मोललता का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां पर आप मोललता को समझ सकते हो। तो डेल्टा टी है बराबर के, इसकी जगह पर मैं क्या के, और यहाँ पर क्या बचा है एम ए, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोललता। स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोललता। ओके, तो ये मेरे हाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज देखिएगा, यहाँ पर एम ए क्या है, एम ए यहाँ पर है विलायक का अणुभार, और विलायक का अवास्तविक विलेय मिलाने से एम ए की वैल्यू पर, यानी कि विलायक के अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये के भी क्या स्थिरांक, तो ये दोनों चीजें क्या स्थिरांक, तो इन दोनों की जगह केवल मैं एक ही स्थिरांक रख देता हूँ, और उस स्थिरांक का नाम क्या होगा, के एफ, स्मॉल एम। और यहाँ पर ध्यान रखना के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ यहाँ पर क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ओके, देखो उतारते चलिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बोर्ड को ऊपर से मिटा रहा हूं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूं, हिमांक अवनमन एवं विलेय के अणुभार में संबंध। हिमांक अवनमन एवं विलेय के अणुभार में संबंध। अब ध्यान दीजिएगा, आपने मोललता का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मोललता बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता। और मोललता का जो फॉर्मूला होता था वो कुछ इस प्रकार से होता था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
और डब्ल्यू ए की वैल्यू यदि ग्राम में दी हुई है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ओके, ये हमारे पास मूललता होती थी, है ना। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है डेल्टा टी है, मेरे पास जो इक्वेशन ये इक्वेशन आई थी कौन सी, डेल्टा टी है बराबर के एफ एम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एम की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, एम की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, आप समझ सकते हो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एम की जगह पर रख दूंगा मैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए की वैल्यू होनी चाहिए ग्राम में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं देखो एम बी को इधर ले आता हूँ और डेल्टा टी एफ को इधर ले जाता हूँ, तो एम बी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा के एफ डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और नीचे क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्राम में। ओके, है ना। तो ये मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा कि एफ तो जानते हो आप क्या है, हिमांक मोलर अवनमन स्थिरांक, हिमांक सॉरी मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, और डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पर विलेय का अनुभार, डब्ल्यू बी क्या है विलेय का अनुभार। ये मैं बार बार इन चीजों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। और डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू ए क्या है विलायक का माफी चाहता हूं, डब्ल्यू बी बराबर यहाँ पर आएगा विलेय का द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए बराबर क्या आएगा विलेय का, डब्ल्यू ए बराबर आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ओके, अच्छा डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन, डेल्टा टी एफ क्या है हिमांक अवनमन, और एम बी क्या है विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। ओके छात्रों, आज हमने आपको हिमांक अवनमन के बारे में बताया है। अच्छा, कल हम पढ़ेंगे चौथे अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में, जिसका नाम है पराश्रम दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।